मैं लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा ये बताइए प्लीज। सर आप पोटेंशियल एनर्जी कर्व ऑफ इवन एलिमिनेशन विद रिएक्शन कोऑर्डिनेट पढ़ाने वाले थे आज। थैंक यू। इधर देखो, पोटेंशियल एनर्जी कर्व क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी कर्व होता है किसी भी रिएक्शन की प्रोग्रेशन को ग्राफ के फॉर्म में दिखाना। क्या होता है, किसी भी रिएक्शन की जो प्रोसीडिंग्स है उसको ग्राफ के फॉर्म में दिखाना। आपने एक रिएक्शन लिखी, मान लो ये, आपने कहा इसकी रिएक्शन हुई H2O के साथ और हीट देके, ये क्या बनेगा, ये ऐसा कार्बोकैटायन बनेगा। फिर ये कार्बोकैटायन रीअरेंज करेगा, ये ऐसा कार्बोकैटायन बनेगा। फिर ये आगे जाएगा और अब मिथाइल शिफ्ट हो जाएगी, ये ऐसा कार्बोकैटायन बनेगा। और इसके बाद आपको ये वाली एल्कीन एज मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगी। अब इसी चीज को अपन लोग ग्राफ में दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अपन ने कहा रिएक्टेंट लेके चालू हुए, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये पहला इंटरमीडिएट बना, ये दूसरा इंटरमीडिएट बना, ये तीसरा इंटरमीडिएट बना, ये प्रोडक्ट बन गया। अच्छा नहीं बना, आई डोंट लाइक इट। ये ऐसा बन गया। ठीक है, समझिए, रिएक्टेंट थे, रिएक्टेंट को एनर्जी मिली, उस एनर्जी से उसने ये फर्स्ट ट्रांजिशन, ये फर्स्ट इंटरमीडिएट बनाया। अब ये यहां पहुंच चुका था, मैक्सिमम एनर्जी स्टेट पर पहुंच चुका था, और यही वाला स्टेप आरडीएस है, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, ये इधर पोटेंशियल एनर्जी है, ये इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। तो इधर ये इंटरमीडिएट फर्स्ट बना, ये इंटरमीडिएट 2 बना, ये इंटरमीडिएट 3 बना, और इसके बाद ये प्रोडक्ट बन गया। ये जो पूरा का पूरा ग्राफ है इसको बोलते हैं रिएक्शन पोटेंशियल एनर्जी रिएक्शन कोऑर्डिनेट ग्राफ। प्लीज ये कॉपी करिए। सर
क्लियर है ये? सर ये कॉपी हो गया तो इसको मिटा के आगे बढ़े। हाँ यार नहीं, एक सेकेंड। इसमें देखो जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स है वो क्या है, इसमें नंबर ऑफ पीक्स कितनी होती हैं? इसमें नंबर ऑफ पीक्स होती हैं नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स प्लस 1। ठीक है, ये जो पीक्स होती हैं इन पे होते हैं ट्रांजिशन स्टेट्स। ट्रांजिशन स्टेट्स का मतलब वो वाली स्टेट्स जहां पर नए पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं, बॉन्ड शिफ्टिंग हो रही होती है, वो वाला। ठीक है, ये ग्रूव्स कितने होते हैं? इंटरमीडिएट्स के बराबर। ठीक है, अब इसमें से जो कॉपी करना है, मतलब एक दो ये दो लाइनें और कॉपी कर लो, फिर एक दो ग्राफ और बनाते हैं, फिर और देखते हैं इवन एलिमिनेशन, या फिर अब E2 एलिमिनेशन देखते हैं, सॉरी इवन सी भी देखते हैं। चलिए मिटा दूं ये। हाँ सर। आगे देखिए, अगला जो एलिमिनेशन है, पोटेंशियल एनर्जी कर्व और बनाऊं क्या? ये समझ में आ गया? सर और मतलब एक आध दो एग्जांपल और कराऊं क्या? बना दो सर। नहीं बनाएंगे, आगे जब डिहाइड्रेशन करेंगे उसमें बना देंगे, पहले इवन सीबी मैकेनिज्म। ये होता है जहां पर आपके पास पुअर लिविंग ग्रुप होता है, वो वाला ग्रुप जो हेलोजन या फिर जो भी कोई ग्रुप निकल रहा है ना, उसको लिविंग ग्रुप बोलते हैं। पुअर लिविंग ग्रुप हमारे पास पूरी केमिस्ट्री में 3 होते हैं, या तो H, या तो O H, या फिर OH के साथ कुछ और, या फिर N डेरिवेटिव्स। ये सब पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं, और इनके पुअर लिविंग ग्रुप होने की सिर्फ जो प्राइमरी वजह होती है वो ये कि जो बॉन्ड होता है, मतलब जो CF बॉन्ड है, इट इज टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, टू स्ट्रॉन्ग टू डिसोसिएट। ठीक है, मतलब अब आपने कंपाउंड लिया, मान लो ऐसा CH3CH2F, और आपने इसकी रिएक्शन कराई एल्कोहलिक KOH के साथ और इसको हीट दिया।
क्या बनेगा भाई, RO माइनस बनेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, और RO माइनस जाएगा और CH3 CH2F पर आएगा, यहां से ये हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा और ये बना लेगा CH2 माइनस CH2F। देखिए जो नॉर्मल E2 हो रही थी उसमें क्या था, जिस इंस्टेंट के ऊपर यह नेगेटिव आ रहा था उसी इंस्टेंट के ऊपर यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा था और उसी इंस्टेंट के ऊपर ये निकल जा रहा था, पर यहाँ ऐसा नहीं होगा, ये वाला स्टेप हो जाएगा। और क्योंकि F का ये वाला बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, C और F बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए नहीं टूटता है, कितना भी जोर लगा ले नहीं टूटता है। तो इसीलिए अब ये धीरे धीरे करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये माइनस इधर अटैक करेगा और ये निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में F माइनस, और ये वाला स्टेप RDS। ठीक है, अब ये क्या आइटम है, ये है कॉन्जुगेट बेस, ये आइटम है कॉन्जुगेट बेस। आर वी क्लियर? तो समझिए, अब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, और रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, इसीलिए इसको E1CB बोलते हैं, एलिमिनेशन ऑर्डर 1 वाया कॉन्जुगेट बेस। CB मतलब कॉन्जुगेट बेस 1, क्योंकि ये केवल कॉन्जुगेट बेस की। अब आपको अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे से पूछा था ना, एक क्वेश्चन चल रहा था कि जो कैटलिस्ट है वो RDS से पार्टिसिपेट करेगा, मतलब वो रेट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है रेट लॉ में, ऐसा कुछ क्वेश्चन चल रहा था ना? हाँ सर। इसमें कर सकता है, जरा देखो भाई, आपको क्या समझ में आ रहा है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CH2 माइनस CH2F। काइनेटिक्स याद है आपको? हाँ सर। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये इंटरमीडिएट है कि क्या ये रिएक्टेंट है? इंटरमीडिएट। यदि इंटरमीडिएट है तो अपने को क्या इसको रिएक्टेंट की तरफ बैक ट्रैक करना चाहिए? हाँ सर। हाँ, तो यदि बैक ट्रैक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन RO माइनस और इसकी कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है, तो रेट is directly proportional to RO minus and CH3 CH2F, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। और ये क्या है, ये इसकी कंसंट्रेशन नियरली कांस्टेंट है, इसीलिए रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसकी कंसंट्रेशन है, पर रेट लॉ के अंदर ये भी तो आएगा ही ना, वो तो आप K डैश बना के सूडो फर्स्ट ऑर्डर बना के निकाल लोगे, वो एक अलग बात है, पर मैथमेटिकली तो आएगा ना रेट लॉ के अंदर। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? यस सर। ऐसे क्या नींद आ रही है क्या सब लोगों को, अभी तक सुबह सो के जागे नहीं हो हैं? छुट्टी चाहिए क्या, 2-4 दिन की, 5-7 दिन की, 10-15 दिन की, 2-3 महीने की? नहीं सर। हाँ तो यार ध्यान दो ना यार, क्या लगा रखा है, कोई तो कुछ बोलो, ऐसे मैं अकेला चला रहा हूँ। आर भी क्लियर? फिर एकदम समझ, हाँ सर सर तो बोला। हाँ बोल भाई। सर वो LGG ग्रुप क्या है? लिविंग ग्रुप। LG को अपन लिविंग ग्रुप बोलते हैं, जब भी कभी कोई ग्रुप निकलता है ना उसको लिविंग ग्रुप बोलते हैं। फॉर एनी रिएक्शन, मतलब ये भी मैं अगले वाले पेज पे लिख दूंगा, ठीक है, फॉर एनी रिएक्शन टू अकर लिविंग ग्रुप निकलेगा, वैसा है, तब तक निकलेगा नहीं तो फिर करोगे क्या आप? सर उसका नहीं, नाम सूडो है क्योंकि वो मतलब फॉल्स, मतलब उसमें आता ही नहीं है ना, वो रेट लॉ में फॉल्स है ना वो। अरे भाई मैथमेटिकली याद रख, सूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या है, रेट लॉ में आता है, मैथमेटिकली जरूरत नहीं होती है, याद आया? हाँ सर। तो रेट लॉ में आता है ना, हाँ सर।
हाँ हाँ, चलिए क्लियर है। अब इसके अंदर क्योंकि ये इसकी स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी मैटर करती है, क्योंकि ये बनेगा तभी आगे जाएगा। इसीलिए जो एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन या एक्सट्रैक्शन ऑफ मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन अकर्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन अकर्स, सबसे एसिडिक हाइड्रोजन निकले, मतलब यदि आपके पास ऑप्शंस हो तो। जैसे मान लो आपके पास ये हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन है, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन। ये जो पूरा डिहाइड्रो हेलोजनेशन पढ़ रहे हैं ना, ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। आपने इसकी रिएक्शन कराई एल्कोहलिक केओएच से। आपके पास कितने अनायन बनाने का ऑप्शन है? 2। हाँ या ना भाई, ये दोनों में से कोई भी अनायन बन सकता है? यस और नो? हाँ सर। दोनों में से ज्यादा मेजर कौन बनेगा? ऊपर वाला बनेगा कि नीचे वाला बनेगा? नीचे वाला। क्यों? नीचे वाला। सर वो ऊपर वाले में हाइपर प्लस आयन ही कॉन्जुगेशन लग रहा से है। अनस्टेबिलिटी आ गई। यहाँ पे इंडक्टिव लग रहा है, यहाँ पे इंडक्टिव नहीं लग रहा है, तो दिस इज मेजर, तो इसका ही प्रोडक्ट मेजर होगा। मतलब जो मेजर एल्कीन होगी वो कौन सी होगी? ये वाली एल्कीन होगी। और माइनर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? माइनर प्रोडक्ट बनेगा ये वाला। ये माइनर है, ये मेजर है। सर लेकिन स्टेबिलिटी तो दोनों की अलग अलग है ना, लेफ्ट भाई वाले की बात ज्यादा। बात बात उसने पूछा है, उसने क्या बोला है? रेट किसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रही है? इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रही है कि इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रही है? रेट जिसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगी सेकंड अपन वाले वही की। देख सकते हैं ना। अपने को क्या फर्क पड़ता है बाकी आगे क्या हुआ? ठीक है सर। कॉपी करिए प्लीज और देखेंगे। मैंने आपको हॉफमैन या सेटजेव जैसी टर्म्स इंट्रोड्यूस कर दी क्या अभी तक? नहीं सर। आज करेंगे। अरे बोर्ड क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोर्ड क्लियर है क्या? सर आपने नीचे हाँ दोनों सर। को मेजर मेजर लिखा है।
कॉपी हो गया क्या? हेलो, क्या आप मेरे को सुन पा हाँ रहे सर, हैं? हो गया। हाँ सर। देखिए, अब जब हमने प्रोडक्ट बनाया, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमने यहाँ पर ये लिया Cl, हमने अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराई, प्रोडक्ट बना ये, और माइनर एक बना ये बना मेजर, ये बना माइनर। यही चीज हमने यहाँ पे Cl लिया और H2O के साथ कराई, सेम ये मेजर, ये माइनर। और यहां पर हमने ये फ्लोरीन ले लिया, रिएक्शन कराई अल्कोहलिक KOH और हीट के साथ, ये मेजर, ये माइनर। ठीक है, अब यहां पर दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, मतलब इसमें एक होता है सेट-जेफ प्रोडक्ट, सेट-जेफ प्रोडक्ट होता है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, more substituted alkene, in general terms usually more stable, not always। ठीक है, और एक होता है हॉफमैन प्रोडक्ट, और हॉफमैन प्रोडक्ट होता है लेस सब्स्टिट्यूटेड alkene, usually less stable but it can be more too। सब्स्टिट्यूशंस का क्या मतलब होता है समझिए भाई, हमने कहा हमारे पास ये डबल बॉन्ड है, ये 4 वैलेंसीज हैं, जितनी बार यहां पर कोई और ग्रुप लगा होगा उतना ही सब्स्टिट्यूशन होगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड means more alkyl groups on 4 valencies of double bond। ठीक है, अब ऐसा है हर बार नहीं है कि इवन सीबी के अंदर ऐसा ही होगा, मतलब आपको बस सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढनी होती है। जैसे मान लो आपके पास ये फ्लोरीन है और यहाँ पर आपने बेंजीन लगा दिया, ठीक है, आपने कहा इसकी रिएक्शन आपने अल्कोहलिक KOH से कराई हीट देके, तो अब जो अनायन बनेगा वो अनायन बनेगा ये वाला, और ये अनायन क्यों बनेगा? क्योंकि बिकॉज इट इज मोर स्टेबल अनायन ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, और अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा बनेगा, मेजर। ठीक है, पर ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, यूजुअली लिखा जाता है, मतलब ये यहां पर E1 का जो प्रोडक्ट है, E1CB का जो प्रोडक्ट है
वो सेट जेफ ही है, बट यूजुअली अपन ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, आगे मतलब अब आपको यदि E1 E2 और E1 CB से बात करनी हो, यदि कंपेयर करना हो तो जो कंपैरिजन की जगह कम है। बस आज के लिए इतना ही, कॉपी कर लीजिए, बाकी का कल पढ़ेंगे। कल जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है कंपैरिजन बिटवीन E1 E2 एंड E1 CB, और उसके बाद अपने को पढ़ना है डिहाइड्रेशन। कॉपी कर लीजिए, बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।